हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखो, आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन एक टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टील के लिए यूनी एक्सियल टेंशन टेस्ट की बात करते हैं अपन। ठीक है, इसी के अंदर या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अपन माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ने वाले हैं। माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं, हर तरह का क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो वहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी कंसेप्ट है उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड अपन समझते हैं। पहले तो यूनी एक्सियल का मतलब क्या होता है, पहली बात तो यही समझते हैं। यूनी एक्सियल का मतलब क्या, एक एक्सिस, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एक एक्सिस से अपन उसको खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, तो वो टेस्ट क्या होगा, मेरा यूनी एक्सियल होगा। टेंसाइल टेस्ट है, यानी कि अपन उसको पुल करेंगे दोनों तरफ से पकड़ के। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं अपन, स्ट्रक्चरल स्टील के लिए कर रहे हैं। और स्ट्रक्चरल स्टील की अपन जब बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपन माइल्ड स्टील की ही बात करते हैं। सिंपल, इतना अपन समझ लेते हैं। स्टील की ग्रेड्स के बारे में अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ये जो टेस्ट है वो बेसिकली क्या है, स्टैटिक टाइप का है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि भाई अपन जो लोड जो भी लगा रहे हैं उसको, ठीक है, उसको ग्रेजुअली अपन लगाएंगे। ऐसा नहीं है कोई सडनली अपन इम्पैक्ट इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस टेस्ट का जो टाइप है वो क्या रहेगा, दिस टेस्ट इज स्टैटिक टाइप। दिस टेस्ट इज स्टैटिक टाइप। किस टाइप का है भाई, स्टैटिक टाइप का है। पहली चीज़ तो अपन को ये याद रख ली। अब इसका मतलब क्या है, स्टैटिक टाइप का मतलब क्या होता है, लोड इज अप्लाइड, या फिर अपन कह सकते हैं द लोड इज इंक्रीज्ड। ठीक है, द लोड इज इंक्रीज्ड कंपैरेटिवली वेरी स्लो। ठीक है, कंपैरेटिवली वेरी स्लोली। ठीक है, बहुत धीरे धीरे आप क्या करते हैं, लोड को बढ़ाते हैं स्लोली फ्रॉम जीरो टू ए सर्टेन वैल्यू। किसी भी एक निश्चित वैल्यू तक अपन उसको बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाएंगे वो अपन को आ जाएगा समझ में। जैसे जैसे अपन वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर डिफॉर्मेशन आता रहता जाएगा। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। कोई स्टील की बार है, कोई भी स्पेसिमेन अपन ने लिया। ठीक है, स्पेसिमेन आप चाहो तो सर्कुलर ले सकते हो, और चाहो तो आप क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ले सकते हो। चाहे तो आप सर्कुलर ले सकते हो, चाहे आप उसका क्रॉस सेक्शन कैसा ले सकते हो। ये क्या है मेरा, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। बेसिकली अब जैसे मैं बात करता हूँ स्पेसिमेन की, जैसे मैंने मान लिया कि ये स्पेसिमेन है कोई भी। ठीक है, ये मैंने स्पेसिमेन बना दिया, ये कोई स्पेसिमेन रहेगा। इसकी जब भी अपन टेस्टिंग करते हैं तो मान लिया कि इसके अंदर इसको कहाँ कर देंगे, एक मशीन के अंदर इसको इस एंड को फिक्स कर देंगे, और उसी तरह से इस एंड को फिक्स कर देंगे। ये दोनों एंड फिक्स कर देंगे। मशीन का नाम क्या हो सकता है भाई, यूटीएम। यूटीएम मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूटीएम या फिर अपन कह सकते हैं टेंसाइल टेस्टिंग मशीन को यूज़ किया जाता है। कौन सी मशीन यूज़ की जाती है, यूटीएम और टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन। ठीक है, आप कह सकते हैं या फिर टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, टेंसाइल टेस्टिंग मशीन, इसको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। यानी कि दोनों एंड को यहाँ से पकड़ा, एक ऊपर से पकड़ा, नीचे। अब इसको दोनों तरफ से पुल्स करेंगे, और ये जो लेंथ रहती है इसके दोनों के बीच की, इसको अपन कह देते हैं गेज लेंथ। क्या बोल देते हैं भाई, गेज लेंथ बोल देते हैं। क्या बोल देंगे भाई, गेज लेंथ बोल देते हैं। ये अप्रोक्सीमेट इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके 5 गुना के समथिंग होती है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन मेरा स्पेसिमेन का, यानी यहाँ जहाँ से भी ये टूटने वाला है उसका क्रॉस सेक्शन ये है, तो सर्कुलर भी रोड हो सकता है, और मेरा क्या हो सकता है भाई, स्क्वायर सेक्शन भी हो सकता है। तो ये पॉइंट अपन को यहाँ पे याद रखनी। अब दोनों एंड की जब बात करें, जब टेस्ट स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले, तो जो भी, अब ये मेरा क्या हो गया, स्पेसिमेन हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा जो स्पेसिमेन हो गया जिसकी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको दोनों तरफ से मैंने क्या कर रखा है, ग्रिप कर रखा है। भाई ऊपर का एंड ग्रिप कर रखा है, नीचे का एंड मैंने ग्रिप कर रखा है। ठीक है, तो स्पेसिमेन है उसको दोनों तरफ से क्या कर लिया जाता है, ग्रिप कर लिया जाएगा। और फिर
इस मशीन से, अब इस मशीन के अंदर चाहे तो आप हाइड्रोलिक लोड की बात कर लो, चाहे आप कोई सा भी लोड हो सकता है, हाइड्रोलिक मशीन होती है ज़्यादातर, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू क्या होता है, इसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि इसके दोनों एंड हैं, उसको अपन क्या कर लेते हैं, स्पेसिमेन को दोनों ग्रिप से सिक्योर कर लेते हैं टेस्टिंग मशीन के अंतर्गत, और धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, लोड की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे अपन इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पे अपन कुछ इस तरह से एक मेजरिंग डिवाइस या फिर अपन कहते हैं उनको डायल गेजेस लगा देते हैं, ठीक है। और एक मेजरिंग डिवाइस इसके अंदर होता है, डायल गेजेस के हेल्प से कर सकते हो कि कितना ये मेंबर के अंदर की डिफॉर्मेशन, भाई इधर से पुश करेंगे, इन दोनों को पुल कर रहे हैं तो ये बार क्या होगी, खिंचेगी, क्या होगी, खींचेगी। तो जैसे जैसे अपन लोड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इसके अंदर क्या होता जाएगा, स्पेसिमेन के अंदर उस डिवाइस से पर्टिकुलर रिकॉर्डेड डेटा रहता रहेगा, ठीक है। तो ये लिख ही लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या करना है, स्पेसिमेन आपके समझ में आ गया क्या होता है, यूटीएम मशीन आपके समझ में आ गई जो दोनों तरफ से खींचेगी लोड की, हाइड्रोलिक मशीन से लोड लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे, द एंड्स ऑफ स्पेसिमेन, द एंड्स ऑफ स्पेसिमेन, द एंड्स ऑफ स्पेसिमेन are secured in the grip, secured in the grips of the testing machine, secured in the grips of the testing machine। टेस्टिंग मशीन के अंतर्गत इनको पूरी तरह से क्या कर दिया भाई, पहले तो ग्रिप कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, यूनिट लोड को अपन अप्लाई करते जाएंगे। देयर इज ए यूनिट फॉर अप्लाइंग ए लोड, देयर इज ए यूनिट फॉर अप्लाइंग ए लोड, यानी कि लोड को अप्लाई करने के लिए एक यूनिट होती है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। लोड टू द स्पेसिमेन, ठीक है। और वो यूनिट किसके अंदर अरेंज होती है, मतलब पार्ट किसका है, वो अल्टीमेटली किसका पार्ट है, एक यूटीएम का है, जो कि एक हाइड्रोलिकली ड्राइव से क्या होता है, ऑपरेटेड होता है, या तो हाइड्रोलिक मशीन से ऑपरेटेड होगा या फिर मैकेनिकली वो कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे वो ऑपरेटेड रहता है। स्पेसिमेन with a hydraulic drive, with a hydraulic or mechanical drive, हाइड्रोलिकल और मैकेनिकल ड्राइव से ऑपरेटेड होता है, ठीक है। ये कहानी हो गई। उसके बाद में भाई ये तो अपने लोड लगा दिया, अब उस लोड के रेस्पेक्ट में अपन को क्या करना है, जो भी डिफॉर्मेशन आता है उसको रिकॉर्ड भी करना है अल्टीमेटली, ठीक है। तो देयर मस्ट बी ए रिकॉर्डिंग टाइप, या फिर आप कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्या होना चाहिए, कोई भी रिकॉर्डिंग टाइप या डिवाइस होना चाहिए, फिर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे काम क्या हो, रिकॉर्डिंग डिवाइस। देयर मस्ट बी ए रिकॉर्डिंग डिवाइस by which you should be able to measure, you should able to measure the final output, in the load, in the form of load कह दो या फिर, ठीक है, in the form of load और stress, in the form of load और stress, ठीक है। उस डिवाइस से आपको लोड का भी पता लग जाएगा या फिर आपको जो भी स्पेसिमेन के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा उसके बारे में भी पता लग जाता है, वो रिकॉर्डिंग डिवाइस रहेगा। और एक पर्टिकुलर सर्टेन लोड के बाद में यदि वो टूट जाता है तो उसको अपन क्या कह देंगे, वो फ्रैक्चर लोड वगैरह जो भी आएगा उस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन समझाएंगे। एक दो वर्ड और है, एक चीज़ यहाँ याद रखना, एक तो अपना होता है नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कन्वेंशनल स्ट्रेस। क्या कह सकते हैं, कन्वेंशनल स्ट्रेस,
ठीक है। और एक अपना होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस या फिर ट्रू स्ट्रेस, ठीक है, अपन ट्रू कह देते हैं इसको, इंजीनियर कह देते हैं, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस। अब इसमें देखो बेसिकली डिफरेंस क्या है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो जब अपन ने स्पेसिमेन लिया तब इसका एक एरिया रहा होगा कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपन पुल करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सेक्शन मेरा क्या होता जाता है, थिन होता हुआ जाता है, यानी कि एरिया कम होता हुआ जा रहा है। यदि मैं ओरिजिनल एरिया को कंसीडर कर रहा हूँ, जो पहले था, ओरिजिनल एरिया को यदि यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है तो वो तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, नॉमिनल स्ट्रेस या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, एरिया। और यहाँ यदि मैं एक्चुअल एरिया को कंसीडर कर रहा हूँ, एक्चुअल उस सर्टेन इंस्टेंट के ऊपर, देन जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या कहलाता है, मेरा ट्रू स्ट्रेस कहलाता है। यदि आपने ओरिजिनल एरिया को कंसीडर किया है तो ओरिजिनल एरिया हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, जबकि ट्रू वाला है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे भाई जब ज़्यादा लोड लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया कम होता हुआ चला जाएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में जो एक्चुअल एरिया के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कंसीडर किए जाएंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन। वहीं पे यदि ओरिजिनल एरिया को ही कंसीडर करके जो किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, मेरे नॉमिनल स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेन, या फिर हम कह सकते हैं कन्वेंशनल स्ट्रेस और कन्वेंशनल स्ट्रेन। क्लियर हो गई यहाँ तक की कहानी, ठीक है। अब अपन आते हैं कर्व के ऊपर। तो अभी अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। और बेसिकली टेस्ट कौन सा अपन कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट की ही अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने इस ऑर्डिनेट के अंदर अपन ने ले लिया सिग्मा यानी कि स्ट्रेस को, और यहाँ पे ले लिया मैंने स्ट्रेन को, ठीक है, स्ट्रेन। इस ऑर्डिनेट में मैंने स्ट्रेन ले लिया। तो इनिशियल कंडीशंस के अंतर्गत जब अपन बात करते हैं, कोई भी अपन यदि लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो लोड जब अपन अप्लाई करेंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग की जब मैं बात करता हूँ तो जो स्ट्रेस है, ठीक है, जो भी टेंसाइल टेस्ट जो अपन बात कर रहे थे उसी के रिजल्ट को अपन यहाँ पे इस कर्व के अंतर्गत शो कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग माने जो ओरिजिन है वो पॉइंट है, वो पॉइंट से अपन ने स्टार्टिंग के अंदर देखा कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो बिल्कुल लीनियर है। कैसा है भाई, एकदम लीनियर रिलेशन है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन रही है एक सर्टेन पॉइंट तक, ठीक है। मान लिया वो पॉइंट मेरा क्या है, ए पॉइंट है, ठीक है। तो ओ से ए तक जो मेरा रिलेशन रहा वो कैसा रहा, बिल्कुल लीनियर रहा, या फिर प्रोपोर्शनलिटी को इसने क्या किया, फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं यदि आगे स्टार्ट करता हूँ इसको, तो मैंने देखा कुछ पोर्शन और तक, यदि मैं यहाँ तक चला जाता हूँ बी पॉइंट तक, इस जोन के अंतर्गत यदि मैंने कोई लोड अप्लाई किया और उस लोड को यदि मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, उस लोड को मैं क्या कर देता हूँ, यदि रिमूव कर देता हूँ तो उस केस के अंतर्गत ये सारा जो डिफॉर्मेशन है वापस से क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो मेरा रीजन है वो यहाँ तक क्या है, मेरा मटेरियल क्या है, इलास्टिक है। क्या है भाई, इलास्टिक है, यानी कि यहाँ तक की जो लिमिट रहेगी मेरी, वो मेरी क्या हो गई भाई, इलास्टिक लिमिट हो गई। सर्टेन लिमिट तक मेरा क्या रहा, इलास्टिक पोर्शन रहा, ठीक है। ए पॉइंट जो रहा वो मेरा क्या हो गया, ओ से लेके ए तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस इज प्रपोर्शनल लिमिट। क्या हो गया भाई, प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल मतलब समांतर, जैसे जैसे अपन स्ट्रेस को बढ़ाया उसी तरह से स्ट्रेन बढ़ता हुआ चला गया। तो ये क्या होगी मेरी प्रपोर्शनल लिमिट, प्रपोर्शनल लिमिट हो गया भाई। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसका बी पॉइंट की बात करी तो ये जो मेरी लिमिट रही वो क्या हो गई, इलास्टिक लिमिट। क्या हो गई भाई, इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक जो मेरा सेक्शन रहा वो इलास्टिक रहा। उसके बाद में यदि मैं और इसको आगे बढ़ाता हूँ, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्लास्टिक रीजन के अंतर्गत जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ जा रहा हूँ मैं, प्लास्टिक रीजन के अंतर्गत जा रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे को एक सी पॉइंट मिला। क्या मिला भाई, मेरे को एक सी पॉइंट मिला जिसको मैं कहूँगा ईल्ड पॉइंट। क्या कहूँगा भाई, ईल्ड पॉइंट, ठीक है। अब ईल्ड पॉइंट को भी समझेंगे, ईल्ड पॉइंट क्या होता है, ये मेरा हो गया ईल्ड पॉइंट। ईल्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद में यदि मैं लोड की वैल्यू इंक्रीज ना करूं, ठीक है, स्ट्रेट थोड़ा सा है, यदि मैं लोड की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज ना करूं फिर भी मेरे को कंटिन्यूसली स्ट्रेन मिलता रहे, तो उस पोर्शन को मैं क्या कह देता हूं भाई, ईल्ड पॉइंट कह देता हूं। तो ईल्ड पॉइंट में मेरे को यहाँ पे एक दो पॉइंट मिलेंगे, एक सी मिलेगा और एक मिलेगा मेरे को सी डैश, ठीक है। दोनों के बारे में अपन समझेंगे, सी एंड सी डैश। सी डैश को अपन कह देते हैं क्या, लोअर ईल्ड पॉइंट। ये तो मेरा क्या हो जाएगा, लोअर ईल्ड पॉइंट।
लोअर यील्ड पॉइंट YC से डिनोट कर दिया, और ये मेरा क्या हो गया अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे अपन स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं तो ये ई पॉइंट के बाद ये आ गया, लेकिन यहाँ पे जो भी आयरन है, बेसिकली देखो आयरन के अंतर्गत बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है कार्बन की कंटेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स थे जो स्टील के साथ में अटैच थे, तो उनका जो बॉन्ड है वो टूटने लग जाता है, यानी मॉलिक्यूलर क्या होने लग जाता है, स्लिपेज होने लग जाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हैं जो स्लिप होते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा एक ग्राफ नीचे आता है, तो उस पॉइंट को मैं क्या कह देता हूँ, लोअर यील्ड पॉइंट कह देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फर्दर यदि अपन लोड की वैल्यू बढ़ाते हैं फिर क्या हो जाएगा, मेरा ये रीजन सीधा स्ट्रेट जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। C डैश से लेके मेरे D पॉइंट तक जो जाता है ग्राफ मेरा क्या जाता है, सीधा जाता है। और ये रेंज कौन सा चल रहा है भाई, यहाँ तक का जो मेरा रेंज है वो इलास्टिक रेंज है, इसके बाद में मेरा पूरा क्या चला जाएगा, प्लास्टिक रेंज चला जाएगा, ठीक है। अभी यील्ड पॉइंट के बाद में है प्लास्टिक रीजन के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक प्लेटू या फिर यील्ड प्लेटू बोल सकते हो। प्लेटू मतलब क्या होता है, पठार। पठार कैसा होता है, जो ऊपर से क्या होता है, प्लेन होता है। बेसिकली देखो पहाड़ और पठार, ठीक है। हिल और प्लेटू में डिफरेंस ही क्या होता है, हिल क्या चोटी होती है, जबकि पठार के अंदर क्या होता है, ऊपर से प्लेन होता है। तो ये रीजन अपन को क्या प्लेन दिख रहा है, और रीजन कौन सा, प्लास्टिक रीजन है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ पूरे C से D वाले जोन को यील्ड प्लेटू बोल दो, या तो ये जो जोन है, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं प्लास्टिक प्लेटू, प्लास्टिक प्लेटू, ठीक है। प्लास्टिक प्लेटू, प्लेटू मतलब पठार, ये हो गया मेरा प्लास्टिक प्लेटू। उसके बाद नेक्स्ट, अब यदि यहाँ तक तो अपन को क्या है, उसी लोड के ऊपर अपन को क्या मिल रहा था, स्ट्रेन मिलता गया। लेकिन अब अपन को फर्दर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेन की वैल्यू यदि आपको चाहिए तो यहाँ से लोड को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, इंक्रीज करना पड़ेगा अपन को कुछ इस तरह से ई पॉइंट तक, ठीक है। तो ये जो जोन रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोन है, ठीक है, इसको अपन क्या कह देते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, यानी स्ट्रेन हार्डनिंग, यानी स्ट्रेन अपन कब मिला, जब आप इसको लोड की वैल्यू बढ़ाओगे। और ये ई पॉइंट जो होता है इसको मैक्सिमम अल्टीमेट जो लोड पॉइंट मिलता है यहीं पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद में ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, और इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है। फाइनली जो मेरा जो स्पेसिमेन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस मिलेगी मेरे को क्या मिलेगी, फ्रैक्चर स्ट्रेन, सिग्मा F कर दिया। ई जो पॉइंट है मेरा, ठीक है, और ये जो पोर्शन है, ये इस जोन को अपन बोलते हैं नेकिंग जोन। क्या बोलते हैं भाई, नेकिंग जोन। अब नेकिंग जोन क्यों बोलते हैं, बेसिकली देखो यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट के बाद अपन गए, यदि अपन लोड की वैल्यू कम भी कर दिया जाए, स्ट्रेस की वैल्यू को कम कर दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। इन बीच में से क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, मेरा कम हो गया, और दोनों तरफ से मोटा हुआ है। जैसे अपन बॉडी की बात करें तो ये मेरे शोल्डर्स हैं, ये मेरा हेड है, तो इन दोनों के बीच में क्या गर्दन है वो क्या है, पतली है। जब खींचा तो मैंने क्या हुआ, बीच में से क्रॉस सेक्शन पर है, तो उसी तरह से मैंने इसका नाम दे दिया नेकिंग जोन या फिर नेकिंग रीजन अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की, तो मैं इसको क्या कह दूँगा, अल्टीमेट। क्या बोल दूँगा भाई, यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू वो क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ई पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्रैक्चर हुआ है वो एक स्ट्रेन इसके अंदर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेन है वो मेरी क्या हो गई, इलास्टिक स्ट्रेन। इसको मैं क्या दे दूँगा नाम, इलास्टिक रीजन। भाई यहाँ तक यदि आपने कोई लोड लगाया उसको रिमूव भी कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, वापस अपनी पुरानी कंडीशन के अंतर्गत आ जाता है। तो इसको तो मैंने कह दिया इलास्टिक रीजन। इसके बाद का है वो वापस नहीं आ पाता है, तो उसको मैं क्या कह दूँगा, प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन, ठीक है। तो ये इसकी पूरी स्टोरी है। पॉइंट्स आपको समझ में आए, पहले स्टार्टिंग किया 0 से A तक हो गए प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। B पॉइंट तक भी यदि अपने स्ट्रेस यहाँ पे भी यदि अपने जो लोडिंग अरेंजमेंट है उसको हटा दिया तो अपनी पुरानी कंडीशन के अंदर आ गया, तो मैंने कह दिया इलास्टिक पॉइंट। C पॉइंट यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में यदि आपने स्ट्रेस की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज ना किया जाए तो भी अपन को कंटिन्यूसली स्ट्रेन मिले, उस पॉइंट को अपन क्या कह देते हैं, यील्ड पॉइंट कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कार्बन का क्या हुआ, स्लिपेज हुआ, उसकी वजह से स्ट्रेस की वैल्यू थोड़ी कम आ गई, तो उसको मैंने क्या कह दिया, लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद कंटिन्यूसली स्ट्रेन अपन को मिलता रहा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, ठीक है। ये जो मेरे को स्ट्रेन मिला यहाँ से C से D तक, ये मेरा प्लेन एरिया था, मैंने इसका क्या नाम दे दिया, प्लास्टिक प्लेटू बोल दो, या फिर यील्ड प्लेटू भी कई जगह इसको बोल दिया जाता है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यील्ड प्लेटू वाला रीजन है प्लास्टिक जोन के अंतर्गत।
फिर अब यदि पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में यदि आपको स्ट्रेन फर्दर चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, लोड की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब क्या होता है क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन मॉलिक्यूल्स से स्लिपेज हुआ उनका क्या होने लग जाता है, रीअरेंजमेंट होने लग जाता है। ठीक है, इस वजह से अपन को वापस से स्ट्रेन चाहिए तो वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। लास्ट में एक नेकिंग जोन देखा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, मेटेरियल मेरा यहाँ से फ्रैक्चर कर जाएगा, तो वो मेरे फ्रैक्चर स्ट्रेस कहलाएगा सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये आपकी कहानी सब समझ में आ गई तो ठीक है। इसके बारे में जो मेन पॉइंट है उनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे ओ से ए की बात करते हैं अपन, ओ से ए की बात करें तो ओ से ए क्या है मेरा भाई, इट इज़ ए प्रोपोर्शनल लिमिट, इज प्रोपोर्शनल लिमिट। ये मेरी प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं ओ बी की, तो ओ बी इज इलास्टिक लिमिट, ओ बी इज इलास्टिक लिमिट, यानी ओ से लेके बी तक। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक लिमिट। बट ओ बी लीनियर नहीं है। ठीक है, ओ बी इज, बट ओ बी इज नॉन लीनियर, ओ बी इज नॉन लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ओ बी तक नहीं, ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन है, ए से लेके बी तक लीनियर नहीं है। ठीक है, फिर अपन ने बात करी सी पॉइंट की, सी डैश की, तो वो किसकी वजह से हुआ था, कार्बन की स्लिपेज की वजह से हुआ था। द स्लिपेज ऑफ द कार्बन, द स्लिपेज ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन एटम्स विद इन ए मॉलिक्यूल कह दो। ठीक है, कार्बन एटम्स विद इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, विद इन ए मॉलिक्यूलर मास, विद इन ए मॉलिक्यूलर मास, विद इन ए मॉलिक्यूलर मास लीड्स टू ड्रॉप डाउन ऑफ स्ट्रेस, ड्रॉप डाउन ऑफ स्ट्रेस, यानी कार्बन मॉलिक्यूल का जो स्लिपेज हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, ड्रॉप डाउन हुआ है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो स्ट्रेस, अब उसके वजह से क्या हुआ, जो स्ट्रेस है मार्जिनली कहाँ आ गया, सी टू सी डैश पे आ गया, मार्जिनली फ्रॉम सी टू सी डैश, फ्रॉम सी टू सी डैश। ठीक है, तो ये कहानी मेरी क्या हो गई, सी से सी डैश की हो गई। यहाँ पे सी क्या है, सी इज मेरा अपर यील्ड पॉइंट है, सी इज अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। सी तो मेरा क्या हो गया भाई, अपर यील्ड पॉइंट हो गया, और सी डैश मेरा क्या हो गया, लोअर यील्ड पॉइंट हो गया, जिसी को मैं आगे कंसीडर करके चलूँगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि सी डैश इज लोअर, सी डैश इज लोअर यील्ड पॉइंट। अब जब भी आपसे कंसीडर किया जाता है तो हमेशा किसको करेंगे, लीनियर, मतलब लोअर यील्ड पॉइंट को ही कंसीडर किया जाएगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, ऑल्सो इसके रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस आएगा, यानी सी डैश के जो रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो ऑल्सो नॉन एज यील्ड स्ट्रेस, नॉन एज यील्ड स्ट्रेस। और बेसिकली यील्ड स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ वाई से किया जाता है। किससे किया जाता है, एफ वाई से किया जाता है। फॉर एग्जांपल की यदि बात की जाए, यदि आपसे फॉर एग्जांपल Fe 250 लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है, Fe 250 ये स्टील की ग्रेड है, दैट मीन्स यहाँ पे जो एफ वाई की जो वैल्यू है मेरी क्या हो गई, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात करी सी डैश से लेके डी तक। ठीक है, उसके बाद क्या बात करी, सी डैश से लेकर, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि जो स्ट्रेस है वो क्या है, एक कांस्टेंट है इस रीजन के अंदर, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, यील्ड प्लेट। ठीक है, तो सी डैश डी इज कांस्टेंट स्ट्रेस, इज कांस्टेंट स्ट्रेस, इज कांस्टेंट स्ट्रेस रीजन कॉल्ड यील्ड प्लेटो बोल दो, चाहे आप प्लास्टिक प्लेटो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लास्टिक प्लेटो। ठीक है, दिस इज द इलास्टिक प्लेटो। अभी कहाँ तक आ गए अपन, डी पॉइंट तक आ गए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद में मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नाउ कम्स टू द रीजन डी टू ई।
अब अपन बात करें D2E की। तो D2E क्या है, नाम क्या दे रखा है अपन ने, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। तो DE आप चाहो तो ये लिख सकते हो, DE इज क्या है, DE क्या है भाई मेरा, इज ए स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। DE इज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। DE इज स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल क्या किया था, यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को क्या करना था, रीगेन स्टार्ट कर दिया था, तो वो एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को यहाँ पे ऑफर करने लग जाएगा। तो मटेरियल स्टार्ट ऑफरिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में क्या हो जाए, अगेंस्ट से रेजिस्टेंस देने लग जाएगा। और रेजिस्टेंस देने लग जाएगा तो इसके लिए आपको वैल्यू को वहाँ से बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं E2F के अंदर क्या हुआ, नेकिंग बनी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, नेकिंग रीजन कहलाएगा, जहाँ पे स्ट्रेस का ड्रॉप डाउन हुआ है। ठीक है, फेलियर पॉइंट तक। तो EF इज नेकिंग, EF इज नेकिंग रीजन वेयर स्ट्रेस का क्या हुआ है, ड्रॉप डाउन हुआ है। ठीक है, वेयर ड्रॉप डाउन ऑफ स्ट्रेस अकर्स, ड्रॉप डाउन ऑफ स्ट्रेस अकर्स। ठीक है, ड्रॉप डाउन ऑफ स्ट्रेसेस अकर्स अप टू कहाँ तक हुआ, और ये फेलियर पॉइंट तक, अप टू फेलियर पॉइंट तक, यहाँ तक अपन ने इस पूरे को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेकिंग रीजन की। ठीक है, नेकिंग रीजन कब होगा, ये तब होगा जब मेरा मटेरियल यहाँ तक डिफॉर्म होने तक टूटे नहीं। भाई इतना यदि किसी मटेरियल के अंदर स्ट्रेन आएगा तभी तक तो अपन वहाँ तक पहुँचेंगे नेकिंग जोन तक। यदि कोई मटेरियल मेरा ब्रिटिल ही है तो यानी उसके अंदर तो क्या होता है, बहुत कम स्ट्रेन के ऊपर टूट जाता है। तो बेसिकली जो नेकिंग रीजन है ये कहाँ होगा, सिर्फ डक्टाइल मटेरियल के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, तो यदि आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हैं, नेकिंग रीजन एग्जिस्ट ओनली इन डक्टाइल मटेरियल्स। अब डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं भाई, डक्टाइल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो फेलियर होने से पहले काफ़ी डिफॉर्मेशन शो करते हैं। ठीक है, वो मटेरियल मेरे क्या कहलाते हैं, डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, वहीं देखो अभी आपको ये दिख रहा होगा A B C यहाँ पे है। ठीक है, वैसे देखो यदि माइल्ड स्टील जब टेस्ट की बात करते हैं तो ये जो तीनों ही पॉइंट हैं, ठीक है, ये बहुत क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोजर होते हैं। क्या होते हैं भाई, बहुत पास में होते हैं, यानी ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, A B C ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन जब अपन इसको पढ़ते हैं थोड़ा इसको एनलार्ज फॉर्म के अंदर इसको अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट में अपन बात करते हैं फ्रैक्चर पॉइंट की। एक पॉइंट अपना रह गया था फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, फ्रैक्चर क्या है, एक फेलियर है जहाँ पर माइल्ड स्टील फेल हो जाएगा। और ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कार्बन कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो अपन इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, लिखने में क्या जा रहा है भाई, है ना। द फ्रैक्चर और फेलियर इन माइल्ड स्टील। बेसिकली देखो जब भी अपन स्ट्रक्चरल स्टील की बात कर रहे हैं तो अपन ज़्यादातर माइल्ड स्टील को ही यूज करते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील डिपेंड्स अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कार्बन कंटेंट के ऊपर। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन स्टील, कार्बन प्रेजेंट इन स्टील के अंतर्गत कितना कार्बन प्रेजेंट है उसके ऊपर वो बेसिकली क्या करता है भाई, डिपेंड करता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन अप टू यील्ड स्ट्रेस तक की यदि मैं स्ट्रेन की बात करूं तो यहाँ से लेके और C पॉइंट तक, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो स्ट्रेन की जो वैल्यू आती है बेसिकली वो आती है अपनी 0.125% तक। द स्ट्रेन एट यील्ड स्ट्रेस बात कर लो चाहे तो,
यील्ड स्ट्रेस इज अबाउट या तो आप इसको लिख दो 0.00, ठीक है, 0.00125, या फिर यदि आप इसको परसेंटेज लिखना चाहते हो तो 0.125, ठीक है, और 0.125%, यानी सी रीजन तक जो स्ट्रेन आती है वो सिर्फ टोटल स्ट्रेन की इतनी ही आती है। जबकि एट पॉइंट डी तक की मैं बात करूँ, ठीक है, एट पॉइंट डी तक, ठीक है, डी पॉइंट तक की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.5% तक हो जाती है। द स्ट्रेन एट पॉइंट डी, अब पॉइंट डी का मतलब क्या है, प्लास्टिक प्लेट ट्यूब तक कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इज अबाउट 0.15, ठीक है, 0 रह गई 0.015, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो 1.5% तक स्ट्रेन के अंतर्गत आती है। वहीं स्ट्रेन रेंज की मैं बात करूं सी डी के, ठीक है, बिटवीन 10 to 15 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेन, ये किसकी है, 10 से 15 गुना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अब दिख रहा है यहाँ तो कितना है भाई, 0.125% है, यहाँ कितना हो गया 1.5%, ऑलमोस्ट क्या हो गया 10 से 15 गुना हो गया। द स्ट्रेन इन द रेंज सी डी रेंज, यानी कि प्लास्टिक प्लेटों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सी डी लाइज बिटवीन, या फिर अपन कह सकते हैं लाइज बिटवीन 10 to 15 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेन। यील्ड स्ट्रेन का क्या होता है, 10 से 15 गुना होता है। स्ट्रेन क्या लिख दिया, द स्ट्रेन इन द रेंज सी डी लाइज बिटवीन 10 to 15 टाइम्स ऑफ द स्ट्रेन ऑफ यील्ड, या फिर बात करते हैं एट यील्ड पॉइंट, यानी यील्ड पॉइंट है उससे 10 से 15 गुना ज़्यादा हो जाती है। सिंपल सा आप ये याद रख ली। यदि यहाँ से यहाँ तक की 0.0125% है तो यहाँ से यहाँ तक की 1.5% तक मेरी स्ट्रेन चली जाती है। ये बेसिक से पॉइंट से स्ट्रेन करके जो कि आपको याद रखने, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।